बच्चों में गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन, ये देखें ना कि अक्सर बच्चे हम देखते हैं कि बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, यानी कि जिस चीज़ के पीछे लग जाएं वो करके ही छोड़ते। इसकी क्या वजूहत होती हैं, इस बारे में भी कुछ हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ज़हनी सेहत के मुतल्लिक़ अवामी राय, गलत फहमियाँ जैसे जन्नात, नज़रबद और जादू, इनमें फ़र्क कैसे समझा जाता है? साइकोलॉजिस्ट होने से पहले बीइंग अ मुस्लिम हमारे कुछ अकायद हैं, हमारे कुछ नज़रियात हैं, हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है। हमें पता है जादू, नजर बद या फिर ये तावीज़, ये सब कुछ जिन्नात, ये दिस ऑल आर अ बरहक थिंग्स, ये होती हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेंटल इलनेस को डायरेक्टली एसोसिएट कर देते हैं सिर्फ जिन्नात के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, नफ्सियात के शोबे से रिलेटेड है। इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। नफ्सियात के हवाले से इनसे सवाल और जवाब होंगे। अल्लाह ताला ने छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और साइकोथेरेपिस्ट है। ठीक है, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब मोहतरमा डॉक्टर सालेहा नसीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपकी आमद पे बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू एंड ARP न्यूज़ एज वेल, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर सकूँ। बहुत शुक्रिया। शोबे तो बहुत ज़्यादा थे, नफ्सियात का शोबा चूज़ करने के पीछे क्या राज़ो नियाज़ है, क्या वजूहत है, या कौन सी ऐसी शख्सियत देखी जिससे मुतासर होकर आपने इस शोबे को चूज़ कर लिया? इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको आती है वही आपको आगे लेकर जाती है। तो बचपन से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट था लोगों के बिहेवियर्स को स्टडी करने का, लोगों के माइंड पर्सपेक्टिव को देखने का कि वो कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक उन्होंने कोई बिहेवियर जो ख़राब कर दिया है उसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये शौक था। सो दैट्स वाई मैंने साइकोलॉजी की फील्ड को चूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइकोलॉजिस्ट एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रही हूँ। रेगुलर इस शोबे से कितना अरसा हो गया, इस बारे में कुछ बताएं। जी, ऑलमोस्ट मुझे 3 साल हो गए हैं प्रैक्टिस में एज अ साइकोलॉजिस्ट वर्किंग करते हुए। मैंने लाहौर में प्रीवियसली वर्क किया है, मेयो हॉस्पिटल लाहौर चाइल्ड साइकाइट्री वार्ड में। इसके अलावा फाउंटेन हाउस लाहौर में मैंने वर्क किया है। इसके अलावा लाहौर स्पेशल इंस्टीट्यूट में मैंने वर्क किया है फॉर एबनॉर्मल चाइल्ड के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। और अब रिसेंटली मैं खारिया में वर्क कर रही हूँ। और ये भी मुझे बताइएगा, खारिया में कौन कौन से हॉस्पिटल में आप कर रही हैं आजकल काम, और क्या टाइमिंग है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो नाजरीन देखेंगे, ज़ाहिर सी बात है बच्चों का इशू हर बंदे को होता है, तो आपसे रब्ता करेंगे ताकि हमारे प्रोग्राम की वसासत से उन्हें कोई मसला ना हो कि जब भी आपसे रब्ता करना चाहिए तो वो कर सकते। इस बारे में भी कुछ बताइएगा। सर, खारिया में फ्रॉम 1.5 ईयर्स मैं दिलावर हॉस्पिटल खारिया में काम कर रही हूँ और वहाँ पर टाइमिंग जो मेरी है वो है 10 से 2 बजे बुध और जुमेरात के दिन। इसके अलावा फारूकी मेडिकल सेंटर में मैं होती हूँ जुमा और हफ्ता को, सेम टाइमिंग है मेरी 10 से 2 बजे। ठीक है, ये दो प्लेसेस हैं जहाँ पर मैं इस वक्त वर्क काम करती हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए थोड़ा आपके शोबे की तरफ। बच्चों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने की क्या वजूहत है, इसके पीछे क्या ऐसी बातें हैं कि बच्चे तो नॉर्मल ही होते हैं लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इस बारे में कुछ बताइएगा कि आपके शोबे में इनका क्या तरीका इलाज है और कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से ये दो प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने आ रही है, इस बारे में बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ हमारी ऑडियंस को, हमारे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चों की साइकी है वो बड़ों के माइंडसेट से टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल। बच्चे अपने एक्सप्रेशन का इजहार वर्बली बहुत कम कर पाते हैं। वर्बली इन दैट सेंस कि जब भी बच्चे को उदासी होगी, उसे कोई स्ट्रेसर आ गया है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट आ गया है, तो वो वर्बली इजहार नहीं कर पाते। आपने खुद भी नोट किया होगा, समहाउ बच्चे से कोई पेंसिल छीन ली जाए, कोई कॉपी छीन ली जाए या कोई मार दे तो वो फौरन से शाउट करेगा, वो फौरन से गुस्सा करेगा या सामने वाले को हिट कर देगा। अब इसके डिफरेंट रीजंस हैं। पहली रीज़न हो सकती है इमोशनल रेगुलेशन, वही बात कि इमोशंस का इजहार करना उन्हें नहीं आता क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता उन्होंने कोपिंग स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ करनी है।
सेकंड चीज़ इसमें आ जाती है कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई ऐसे, जब भी हम सेशंस ले रहे होते हैं तो हम हिस्ट्री को डिग आउट करते हैं कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक हिस्ट्री तो नहीं है ऐसी, लाइक बच्चे बचपन में बुलिंग का शिकार तो नहीं हुए, सेक्सुअली अब्यूज़ तो नहीं हुए, हरासमेंट का शिकार तो नहीं हुए, कोई पेरेंटिंग एटीट्यूड ऐसा तो नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा इस तरह का माहौल हो। वो बच्चों की नफ्सियात के ऊपर बहुत असर करता है, स्ट्रेस आ जाता है उनके अंदर, और उस एंजाइटी को निकालने के लिए वो एज अ टूल अग्रेशन को यूज़ करते हैं। अब वो अग्रेशन उनके लिए बेसिकली वेपन है, वो कोई ना कोई तो उन्होंने उसको एलिमिनेट करना है ना उस स्ट्रेस को, तो वो उसके लिए वो अग्रेशन के टूल को यूज़ करते हैं, वो अग्रेसिव हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई और रीज़न हम देखें तो वो आ जाती है मेडिकल इलनेस, लाइक अगर न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ को हम डिग आउट करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो उसमें एक इशू है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, ये उसका एक फीचर है, की फीचर है अग्रेशन। इसी तरह ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसमें ये होता है बेसिकली बच्चे का एक फिक्सेशन एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। फॉर इंस्टेंस रेड कलर है, उसने पानी पीना है रेड कलर के कप में, उससे बुक चाहिए रेड कलर की, उसे कोई भी चीज़ रेड दिखाई दे रही है, उसकी उससे फिक्सेशन हो गई है। अब वो फिक्सेशन अगर उसे नहीं मिलेगी, वो रेड कलर उसे नहीं मिलेगा, वो एजिटेट हो जाएगा, तो वो अग्रेशन शो करेगा। सो इन चीज़ों में अग्रेशन जो है वो एक की फीचर है। तो ये चीज़ रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या फिर मेडिकल इलनेस है। तो ये कुछ इटियोलॉजीज़ हैं जिनकी वजह से बच्चे अग्रेशन शो करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फैमिली डायनेमिक्स। घर का माहौल क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, घर में अग्रेशन तो नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा इस तरह के माहौल में तो नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा लाइक ब्लेम गेम खेलने वाले हैं, बच्चे को डांटने वाले हैं, आपस में बच्चों के सामने माँ बाप झगड़ा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें। अच्छा, इससे भी फ़र्क पड़ता है कि अगर वालिदैन कोई नेगेटिव ही कर रहे हैं तो वो उस पर असर पड़ता है, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ापन वगैरह भी हो जाता है। बिल्कुल, देखें बच्चा सोशल लर्निंग से सीखता है, मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से सीखता है, सामने जो भी हो रहा है बच्चे को नहीं पता कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो उसको परसीव कर रहा है। आपने देखा होगा वीडियो गेम्स, कार्टून्स, उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि आपने विन करना है तो आपने सामने वाले को बीट करना है, सामने वाले को हिट करना है। तो इससे बच्चा अपने आप को हीरो फील कर रहा है, तो उसके अंदर वो हीरो वाली पावर है कि मैं मारूंगा, स्पाइडरमैन को ले लें, मैं मारूंगा या मैं हिट करूंगा सामने वाले को, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें उसके अंदर इमिटेट हो कर लेता है, वो इन चीज़ों को परसीव कर लेता है, तो वो नेक्स्ट अपने बिहेवियर में इसको अडॉप्ट कर लेता है, और जब भी उसे थ्रेटनिंग सिचुएशन मिलती है वो इस टूल को एज अ वेपन यूज़ कर लेता है। बच्चों में गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन, ये देखे ना कि अक्सर बच्चे हम देखते हैं कि बहुत ही ज़िद्दी होते हैं, यानी कि जिस चीज़ के पीछे लग जाएं वो करके ही छोड़ते। इसकी क्या वजूहत होती है, इस बारे में भी कुछ हमारे नाजरीन को बताइएगा। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले बताया है, इमोशनल रेगुलेशन बच्चों की ठीक नहीं होती है, इजहार नहीं कर पा रहे हैं, पेरेंटिंग स्टाइल इस तरह का है, ये वजूहात हैं बेसिकली। अगर हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखें, अगर अगेन मैं मेडिकल रीज़न को रूल आउट करूं, तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो फिक्स्ड हो जाते हैं, यही चाहिए, यही लेना है, तो हो सकता है बच्चा ASD का शिकार हो सकता है कि उसे कोई मेडिकल इलनेस है जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट कर रहा है। सेकेंड चीज़, बच्चे अटेंशन लेने के आदी होते हैं, बच्चों को अटेंशन चाहिए, परसीव कर रहे हैं वो अटेंशन को, अब चाहे वो नेगेटिव अटेंशन मिल रही है चाहे वो पॉजिटिव अटेंशन मिल रही है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे येलिंग करते हैं, मॉल में गए, कहीं पर कार्ड वो नजर आए, उन्हें कोई खिलौने नजर आए, वहीं पर चीखना चिल्लाना शुरू। तो माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चा चुप हो जाए, सामने इंसल्ट हो रही है, डांट ना पड़ जाए इसे, तो वो फटाफट से वो चीज पकड़ा। हाँ, ये बड़ी तो ये क्या बच्चे ने सीख लिया, उसकी एसोसिएशन बेसिकली डेवलप हो गई कि मैं येलिंग करूंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो उसकी एसोसिएशन डेवलप होने से उसे पता है कि मैं अटेंशन मुझे मिलती है, सो दैट्स व्हाई वो इस तरह का बिहेवियर पिक कर लेता है। ठीक हो गया, ठीक। अक्सर बच्चे नाहन खाते रहते हैं, मट्टी खाते हैं, बालों को भी खाते हैं, इसकी क्या वजूहत होती हैं, ये भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की कोई भी कंडीशन जिसमें बच्चा गैर ग़िज़ाई चीज़ें खाए, इस कंडीशन को हम लोग, और वो कंडीशन हो भी परसिस्टेंट फॉर 1 मंथ कह लें या इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हो, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पीका डिसऑर्डर। ये होती है ईटिंग डिसऑर्डर में।
इसकी अगेन जब भी मैं बच्चों की बात करती हूँ तो मैं जाती हूँ उनकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री के ऊपर। जब बच्चा पैदा हुआ था तब की सिचुएशन क्या थी, तो उसमें आप देखें कि जब बच्चा छोटा होता है, डेवलपमेंटल एज में होता है, तो हर चीज को अपने माउथ से एक्सप्लोर कर रहा होता है। कोई भी चीज है उसने मुंह में उठाकर डाल लेनी है, कुछ भी होगा उसने मुंह में उस पकड़ लेना है। तो वो क्या कर रहा होता है बेसिकली, वो ओरल फिक्सेशन उसकी डेवलप हो रही होती है। वो हर चीज को टेस्ट, उसके मूवमेंट, उसको हर चीज को वो अपने मुंह से एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब यही उसका बिहेवियर अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये जो फीलिंग है ये इसकी एक्साइटमेंट की फीलिंग है, उसके कामनेस की फीलिंग है। आपने देखा होगा बच्चा आराम से बेड पर लेटा हुआ है, मुंह में कुछ ना कुछ डाला हुआ है, रिलैक्स है, वो काम है, वो उसके लिए एक्साइटमेंट की एक फीलिंग है। आगे आगे जब बच्चा बड़ा होता है तो आपने गौर किया हो, बच्चा बोर हो रहा हो, बच्चे को कोई एकेडमिक प्रेशर आया हो, बच्चे को कोई घर से स्ट्रेस मिला हो, तो वो वापस अपनी डेवलपमेंटल एज में मूव कर जाता है, उसका ब्रेन वहां पर मूव कर जाता है। यानी कि उसने खुद को रिलैक्स करना है तो वो क्या करेगा, नाखून खाना शुरू कर देगा, बाल खाना शुरू कर देगा, मट्टी खाना शुरू कर देगा। ये बेसिकली उसकी जो सेंसरी फिक्सेशन है वो उसे काम डाउन फील करवा रही है, उसे एक्साइटेड फील करवा रही है, अपनी स्ट्रेसर से थोड़ा दूर कर रही हैं। सो दैट्स व्हाई बच्चा इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करता है और इसकी डिफरेंट थेरेपीज हैं जिससे वो इस बिहेवियर को छोड़ भी सकता है। देखने में आया है कि छोटे बच्चे जो हैं, बिला वजह एक बच्चा साथ बैठा हुआ है, ठीक है, वालिदैन बैठे हुए या कोई भी उसके साथ बैठ, उसको मारना शुरू कर देता है बिला वजह, ना कोई बात है ना कोई और है, ये करना शुरू कर देता है। ये भी कोई आपकी नज़र में बीमारी है या कि इसका भी आम नॉर्मली अकाउंट होता है, या आपकी नज़र में इसकी क्या वजूहत होती है, इस बारे में भी कुछ बताएं। बिल्कुल, देखिए कोई भी चीज़ जो एक्सेस में चली जाती है वो एबनॉर्मेलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। एक तो चीज़ है नॉर्मल है और एक एबनॉर्मेलिटी की तरफ वो चली गई है। अब कुछ बच्चे जिस तरह मारना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि इसकी कोई वजह नहीं है। बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स हैं, वो इंडिविजुअल नीड हम माँ बाप कोई भी नहीं समझ रहा होता। वो बस ये कह रहा होता है कि घर का खर्चा सब कुछ हम देख रहे हैं, बच्चे को तो कोई परेशानी नहीं है, हर चीज़ हम इसे प्रोवाइड करते हैं, इसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन डीप डाउन कोई ना कोई ऐसी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो बच्चे की फुलफिल नहीं हुई। सो दैट्स वाई वो इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। जिस तरह मैंने पहले बताया है, हो सकता है स्पेसिफिक बच्चे से उसे किसी किस्म का कोई इशू हो जो कि डीप डाउन उसके अंदर हो, किसी और को ना पता हो। दैट्स वाई अपना स्ट्रेसर उसके ऊपर निकाल सकता है। इसके अलावा जिस तरह मैंने मेडिकल रीजंस बताई हैं, हो सकता है बच्चा हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिविटी को हमारे माशरे में ऐसे कोई डिसऑर्डर कंसीडर किया नहीं जाता है कि ADHD बच्चा जो है वो वैसे ही शरारती है, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, जबकि ये एक सीवियर मसला है। ये उनके पेरेंट्स से पूछा जाए कि वो इस तरह के बच्चे को किस तरह हैंडल करें। तो हो सकता है बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो एकदम से उसका केमिकल इम्बैलेंस इतना बढ़ गया है कि उसने सामने वाले को हिट करना है। सो इसकी अगेन मेडिकल रीजंस भी हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं, और पेरेंटिंग स्टाइल या फिर इमिटेशन बिहेवियर कि उसने कार्टून्स में या फिर मूवीज में या फिर सोशल मीडिया पर देखा हुआ है, वो आ रहा है। एग्जैक्टली इस तरह की चीज़ें देखिए। मैं यहाँ पर अगर एक आपसे शेयर करूँ एक बच्चे की स्टोरी, तो उस बच्चे को बड़ी आदत थी कि वो अपने साथ डायनासोर छोटा लेकर सोता था, और अब वो कहीं पर भी जाता है बच्चों को देखकर वो डायनासोर की आवाज़ निकालता है और जाकर उन्हें मार कर आता है, बाकायदा मुंह खोल के डायनासोर की आवाज़ निकालता है। तो उसने वो इमिटेट कर लिया, क्योंकि वो एक तो कार्टून उस चीज़ के देखता है और साथ उसके पास वो भालू भी है। सो बच्चा इमिटेशन से, मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से बहुत सीखता है, और ये इसका तरीका होता है अटेंशन लेने का। तो इसकी मल्टीपल इटियोलॉजीज हैं जो इसकी वजूहात, इसकी रीज़न बनती हैं। जितनी बातें आपने की हैं, जो मेन आपका फोकस है वो मेरे ज़हन के मुताबिक यही है कि जो भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को मारता है, मट्टी खाता है, ज़िद करता है, चिड़चिड़ापन है, वालिदैन को ये चाहिए कि वो एक दफ़ा जो है डॉक्टर को लाजमी चेक करवाए कि क्या इसको मेडिकल प्रॉब्लम है या फैमिली बेस पे है या वो वैसे है, ये लाजमी करवाना चाहिए। कुछ बच्चे ना में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है, देखने में आता है ना। वैसे कुछ बच्चे होते हैं कि फैमिली के सामने भी बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम शरारतें करते हैं, और कुछ होते हैं कि फैमिली के सामने जो है कर लेते हैं। अगर बाहर उनको कभी कोई मौका मिले या बंदा कहे जी ये एक यही कर ले कि वो स्कूल जाता है, उसे कहा जाता है जी आप स्टेज पे आके कमेंट्री कर लें, कोई नाच सुना ले या इस तरह कर ले, तो वो उधर नहीं कर सकते। क्या ये भी कोई मेडिकल की निशानी है या इसके पीछे कोई और वजूहत हैं या कोई फैमिली इशू होता है? इसके बारे में भी ना कुछ बताइएगा। अच्छा, ये सारी बातें डिपेंड करती हैं हिस्ट्री के ऊपर कि आइदर मेडिकल रीजन है या फिर साइकोलॉजिकल रीजन है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बच्चे इसी तरह करते हैं कि बच्चों को कहा जाए माँ कहीं के सामने है तो वो अपना बाजू मरोड़ने लग जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, सोफे के पीछे छुप जाएंगे, ऐसा बच्चा करते हैं। अब ये कॉन्फिडेंस की कमी बेसिकली आती कहाँ से है?
बच्चे के अंदर जो एक फियर होता है ना कि मैं नाकाम ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं, अच्छा, इसकी वजह से हो सकता है हाँ। कि वो अपनी नाकामियों को ज्यादा फोकस में रखता है और अपनी एबिलिटीज के ऊपर उसे बहुत ज्यादा शक होता है, हाँ। कोई यकीन नहीं होता है। इसके भी रीजंस हैं, इसके रीजन हो सकती हैं। एक तो मेडिकल रीजन मैं बता रही हूँ जिस तरह हाँ, पहले बिल्कुल। इसके अलावा रीजन घर का माहौल। अगेन अगर बुलिंग का शिकार हुआ है बच्चा, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगी। इसी तरह बच्चे को अगर कोई फैमिली मेंबर इस तरह का है जो बहुत ज़्यादा उसे ब्लेम करता है, बहुत डांटता है, बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करवाता है, तो बच्चा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। अच्छा। इसके अलावा एक और रीज़न है, वो ये है कि बच्चे को ना सिखाया जाता है, शुरू से ही हम लोग सिखाते हैं कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुमने बुरा नहीं करना, तुम अच्छे बच्चे हो। उसके जहन में एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसकी ना एक थ्योरी है आइडियल सेल्फ की, कि जब हम रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ इन दोनों में जितनी इनकॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, जितना डिस्टेंस आ जाएगा ना, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे बच्चों के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चा इतना डरता है, लेकिन उसे बार बार एक ही चीज़ समझाई जा रही होती है, तुम बहादुर बनो, फलां के बच्चे को देखो, फुप्पो के बेटे को देखो, खाला के, फलां के, अपने क्लास फेलो को देखो। तो वो एक कंपैरिजन वाला एटीट्यूड बच्चों के साथ बना दिया जाता है। उनका माइंड इसी जंग में लगा रहता है कि मुझे वैसा बनना है। ना वो वैसा बन पाता है, ना वैसा रहता है जैसा वो खुद होता है। आपकी बात मैं काट रहा हूँ। असल चीज है कि हमें देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का माइंड क्या है, बिल्कुल ये किस तरफ रगबत रखता है। तो मेरा कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है कि वो बच्चा अपनी चॉइस के मुताबिक अगर काम करता है तो वो विन कर जाता है। तो ये भी एक वजह है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की थी, बच्चे की ना एक इंडिविजुअल नीड्स हैं। माँ बाप कह रहे हैं कि हम हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसे क्या मसला है, इसने तो बस पढ़ना ही है। हाँ। लेकिन उसकी अपनी भी कुछ इंडिविजुअल नीड्स हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा किसी गलत शोबे को ज्वाइन कर रहा है, वो इसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से नहीं है, तो आप बात करें। देखिए, कम्युनिकेशन बहुत सारे मसलों को हल कर सकती है। बच्चे के लेवल पर जाकर बात करनी है। ड्यूरिंग द सेशन आप अगर हम सेशन आपने हमें लेते हुए देखा हो, तो हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है तो हमें अगर नीचे बैठना पड़े हम बैठ जाएंगे, क्योंकि हमने बच्चे के आई कांटेक्ट के साथ चलना है। बिल्कुल। हम यहाँ खड़े हैं, बच्चा यहाँ पर है, बच्चे को ऊपर देखने के लिए सर उठाना पड़ रहा है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उसकी इंडिविजुअल नीड्स को आप उसके सामने बैठकर हल कर लेंगे? तो उसके इंडिविजुअल नीड्स को समझने के लिए आपको उसके लेवल पर जाना बहुत ज़रूरी है। बच्चे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आइडिया हो कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं। और यही वजह है कि बच्चे को ज़्यादा ब्लेम किया जाता है कि तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो, तुम नाफरमान हो गए हो, बिल्कुल बिल्कुल, तुम बदतमीज हो गए हो, फलां के लड़के के साथ बैठता है, फलां की लड़की के साथ जाती है, उससे सीख लिया है। वो दर हकीकत इसलिए उनके पास जा रहा है क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो घर की सपोर्ट मिलना, फैमिली की सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। तरबियत सिर्फ एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके पीछे बहुत डीप डाउन एक डोमेन है जिसे आपने फॉलो करना है। आगे आपने जवाब देना है। बच्चा अल्लाह पाक ने अगर आपको दे दिया है तो ये कोई कमाल नहीं है। हाँ, आपके पास वो रब ताला की अमानत है, आपने उसे एज इट इज़ ही लुटाना है। अगर आप उसकी पर्सनैलिटी के अंदर बिगाड़ पैदा कर देंगे तो आप खुद बताएं आप क्या जवाब देंगे इस हवाले से। सिर्फ आपने अपना जवाब तो नहीं देना है ना, आपने तो अपनी औलाद का भी जवाब देना है। तो इस पर्सपेक्टिव को बीइंग अ मुस्लिम मुझे लगता है पेरेंट्स को समझने की बहुत ज़रूरत है। सेकंड चीज़, हमारी फैमिली डायनेमिक कुछ ऐसी भी हैं कि माँ चाहती है करना, दादी नानी पीछे का कोई भी प्रेशर क्यों, डांट रही हो, क्यों कर रही हो, ये चीज़ें समझने की माँओं को ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जिसको नहीं पता ना, हमारा फ़र्ज़ है उन्हें बताना। अगर हम नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता लगेगा? 4 दिन मसला होगा, 6 दिन होगा, 10 दिन होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप अवेयरनेस देंगे, लोगों को पता लगना शुरू हो जाएगा। अगर हिम्मत करके थोड़ा सा बोलने की कोई कोशिश करे, हाँ, तो मुझे लगता है मसले हल हो। लेडीज पे आके ना हम कंप्रोमाइज नहीं करते। ऐसे ही हालांकि मैं कहता हूँ कि मर्द भी पढ़ा होना चाहिए, बीवी भी पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मर्द की बनिस्बत जो मेरी सोच है वो ये है कि लेडीज को ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि मर्द एक जो है वो सुबह जाता है शाम को आता है। तरबियत जो करनी है वो किसने करनी है? मदर ने करनी है, ठीक। लेकिन हमारी बदकिस्मती कह लें या कुछ चीज को कह लें, तो वो भी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चों में ना काफी हद तक इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमारी खवातीन को ना दरअसल एक आदत हो गई हमदर्दी लेने की। उन्होंने ना अपने माथे पर ना एक टैग लगा लिया है कि मैं तो कमजोर हूँ, ये मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं। देखिए, औरत का ना एक मकसद होना चाहिए, उसे बाहर की दुनिया को भी देखना चाहिए, उसे अपने घर की दुनिया को भी देखना चाहिए। आप ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अगर मैं कमाऊंगी तो मैं घर नहीं देखूंगी। आप दोनों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको मोल्ड ही ऐसा किया है। आपके अंदर ये है फीचर्स कि आप दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़, खवातीन को अपने सर पे से हमदर्दी का टैग उतारना चाहिए
कि मैं क्या करूं, ये रोता है, दादी मना करती है, फलां मना करता है, तो मैं क्या करूं। नहीं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप सीखें तो सही आप क्या कुछ कर सकती हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही क्या कर सकते हैं तो हमारे पास आ जाएं, हम बताएंगे आप क्या कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल से खवातीन को इस हवाले से ना थोड़ा साइको एजुकेट होने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ा होना काफ़ी नहीं है, अवेयरनेस भी हो। अवेयरनेस। अब आ जाए कि ज़हनी सेहत के मुताबिक लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। दर हकीकत ज़हनी सेहत है क्या, इस बारे में कुछ बताएं। अच्छा देखिए, मेंटल हेल्थ बेसिकली हमारी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग की एक स्टेट है। लाइक हम कैसा फील करते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं। अच्छा, अच्छी मेंटल हेल्थ होने का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपके जो डेली लाइफ के टास्क हैं आप उन्हें किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अगर कोई स्ट्रेसर लाइफ में आ गया है आप उसे किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क का ये हाल है कि जब भी मेंटल हेल्थ की बात होती है तो लोगों के जहन में मेंटल रह जाता है, हेल्थ निकल जाता है। देवर जस्ट कंसीडर्ड कि शायद ये बात हो रही है पागलों की, हम तो पागल नहीं है, हम तो नॉर्मल लोग हैं। जबकि हेल्थ की बात हो रही है ना, तो ये हेल्थ तो सबकी है, दिमाग तो सबके पास है, जहन तो सबके पास है और सब में खराबियाँ आती हैं। मसला शुरू होता है सोचों से। जब भी कोई परसिस्टेंट इंट्रूसिव थॉट्स आपको आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कि आपको लाइफ के चैलेंजेस में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, आप नहीं अपने टास्क पूरे कर पा रहे हैं, उसका इफेक्ट होगा आपके इमोशन पे। इमोशंस आपके ख़राब होंगे, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, उसका इफेक्ट होगा इमोशन के बाद आपके बिहेवियर पे। आपका बिहेवियर भी ऐसा ही हो जाएगा, मारे पीटेंगे, गुस्सा करेंगे या जो भी आपका बिहेवियर है। इस बिहेवियर के साथ साथ इफेक्ट आएगा डोमेन पर, आपके सोशल कल्चर के ऊपर, क्योंकि आप अकेले तो नहीं रह रहे या दीवारों के साथ तो ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आप लोगों के साथ गुजार रहे हैं, आपका वो इम्पैक्ट लोगों पर भी आएगा। तो कल को एक नॉर्मल बात एक एबनॉर्मेलिटी की तरफ चली जाए तो बेहतर है कि लोगों को टाइमली इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि हमारे साथ कोई इशू है, कोई स्ट्रेसर है, हम उसे टाइम से डील कर लें। क्योंकि जब उस स्ट्रेसर को आप होल्ड करके रखेंगे वो बाइंड करेगा, वो नए आने वाले स्ट्रेसर के साथ बाइंड करेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना मुश्किलात नहीं आएंगी, अल्लाह पाक ने तो फरमाया मैं तो आजमाऊंगा। जानों से, मालों से, सेहत से, हर तरह से आजमाइश तो आएगी। दुनिया कोई वो तो नहीं है ना, फूलों की सेज तो नहीं है, हर तरह की मुश्किल आती है यहाँ पर। और इन्हीं मुश्किलात में आपने खुद को कोप करके अच्छी मैनेजमेंट के साथ चलना है ताकि आप डेली लाइफ के फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकें, उनमें मसला ना हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो दी जाए, अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि अगर कोई मसला है तो उसे टाइमली वो सॉर्ट आउट कर लें। ज़हनी सेहत की खराबी में कौन से अवामल असरअंदाज होते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। अच्छा, इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। बेसिक अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ आ जाती है जेनेटिक्स। अगर हमारे 4 पेरेंट्स में से किसी को कोई साइकोलॉजिकल या मेंटल इलनेस रही है तो उसके खदशात हैं कि वो आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। इसी तरह अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स की हम बात करें, हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनकी केमिकल एक्टिविटी अगर इम्बैलेंस हो जाती है उसकी वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर आ सकते हैं, लाइक बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, इस तरह के इश्यूज़ हो सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। अब हम बात करें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की, दैट लीड्स टूवर्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर। उसमें हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकती हैं। कुछ लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव इमोशन, कोई भी नेगेटिव इवेंट होगा फ़ौरन से अफेक्ट हो जाता है। अच्छा। जिस तरह आपने नोट किया होगा, इम्यूनिटी की हम बात करते हैं ना, कुछ लोगों की इम्यूनिटी बड़ी वीक है, कुछ उल्टा सीधा खाया इम्यूनिटी पर अफेक्ट हो गया। इसी तरह कुछ लोगों की मेंटल इम्यूनिटी भी होती है, वो भी वीक हो सकती है, वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि कोई भी नेगेटिव इवेंट हुआ, कोई भी किसी ने कोई बात कह दी, वो फ़ौरन से दिल पर लग गई या फ़ौरन से दिमाग को लग गई। क्योंकि 2 कानों के दरमियान में ना एक अदर दिमाग है, बात स्टक हो जाती है। और जब बात स्टक होगी तो डेफिनेटली सोचें हमारे खून के साथ, हमारे ब्लड के साथ गर्दिश कर रही होती हैं, तो वो तो फिर पूरी बॉडी में आपको जकड़ लेंगी इस तरह की नेगेटिविटी। ये फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेंटल इलनेस हो गई है या फिर कोई आप जिस माहौल में रह रहे हैं वो माहौल बहुत ज़्यादा इस तरह का है जो मेंटल इलनेस कॉज करेगा, या फिर आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, आइस यूज़ कर रहे हैं, ऐश, इनके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर। इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। क्या ज़हनी सेहत के मसाइल सिर्फ बड़ों में पाए जाते हैं या बच्चों में भी पाए जाते हैं? बिल्कुल, जिस तरह बड़ों में होते हैं इसी तरह बच्चों में भी होते हैं। जिस तरह न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें ADHD है, ID है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ASD है,
इस तरह बच्चों में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, स्ट्रटनिंग इशू आपने बहुत देखा होगा, बच्चे अड़क अड़क के बोल रहे होते हैं। हाँ, ये बहुत एक इशू होता है। लर्निंग डिसेबिलिटी का इशू होता है, बच्चों को एकेडमिक बहुत इश्यूज आ रहे होते हैं, वो पढ़ाई में वीक होते हैं, तो इसके पीछे हो सकता है कि एलडी इसका इशू हो। इसके अलावा बच्चों में मोटर डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक टिक डिसऑर्डर्स, उसमें भी डिफरेंट उनकी आगे से टाइप्स हैं, किस किस तरह के टिक डिसऑर्डर होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो बच्चों में भी पाए जाते हैं और आजकल तो बहुत बढ़ रहे हैं, बड़ों और बच्चों में सेम ही है। एग्जैक्टली। अभी आपने अगर कोविड देखा हो, कोविड में बच्चों में बहुत ज़्यादा सीडो ऑटिस्टिक सिम्टम्स आई थी। क्यों? वजह थी मोबाइल फ़ोन यूज़। स्क्रीन टाइम उनका इतना बढ़ गया था कि उन्हें कोई आवाज़ दे रहा है, कोई बुला रहा है, उन्हें नहीं समझ आ रहा कौन बुला रहा है, कौन देख रहा है। तो उसकी सिम्टम्स उनमें सीडो, जो कि बेसिकली ऑटिज़म नहीं था, लेकिन वो सीडो फेक ऑटिस्टिक फीचर्स थे जो बच्चों में नोट डाउन हुए थे बहुत ज़्यादा लाहौर में। तो ये वजह हैं कि बच्चों में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिस तरह बड़ों में होते हैं। बच्चों में चाइल्डहुड डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। ज़हनी सेहत के मुतल्लिक़ अवामी राय, गलत फहमियाँ जैसे जन्नात, नज़रबद और जादू, इनमें फ़र्क कैसे समझा जाता है? इस बारे में कुछ बताइएगा। ये बड़ा इशू है ना हमारे। एग्जैक्टली। बच्चे को आराम नहीं आ रहा है, दम करवा लो। ये दम नहीं आया, डॉक्टर को गए और आराम नहीं आया तो जादू हो गया। ये बहुत ज़्यादा है। इस बारे में भी कुछ गाइड करें हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट होने से पहले, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे कुछ अकायद हैं, हमारे कुछ नज़रियात हैं, हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है। हमें पता है जादू, नजर बद या फिर ये तावीज़, ये सब कुछ जिन्नात, ये दिस ऑल आर अ बरहक थिंग्स, ये होती हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेंटल इलनेस को डायरेक्टली एसोसिएट कर देते हैं सिर्फ जिन्नात के साथ, जादू के साथ। इसमें फ़र्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैं पहले बात कर रही हूँ, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अच्छा देखिए, शुरू से ही तरीके इलाज जो 3 तरीक़ों से चलता आ रहा है। मेडिकल इवैल्यूएशन होती है, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होती है, स्पिरिचुअल इवैल्यूएशन होती है। आप किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उन्हें अपने मसाइल बताते हैं, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं, लेकिन उससे पहले वो स्क्रीन आउट करते हैं, असेसमेंट करते हैं। उससे क्लियर कट प्रोफाइल आपके सामने आ जाती है कि कोई इशू मेडिकल है या नहीं है। अगर मेडिकल इशू नहीं है तो एक बार साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को देखा जाता है। अब फॉर इंस्टेंस, डिप्रेशन में एक जनरल सिम्टम क्या आती है? उदासी। बहुत उदासी महसूस होती है, खुदकुशी के बहुत ख्यालात आ रहे होते हैं कि बस मर जाऊँ, और अटैम्प्ट भी किया होता है उन्होंने। एक ये फीचर है। एंजाइटी में घबराहट बहुत महसूस हो रही होती है, दिल बेचैन रहता है। इसके अलावा एक और डिसऑर्डर है लाइक स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में होती है हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, उन्हें चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी जो आम लोगों को नहीं दिखा रही। टेक्टाइल हेलुसिनेशन, उन्हें चलता हुआ कुछ महसूस होगा अपनी बॉडी के ऊपर जो कि ओरिजिनली ऐसा नहीं हो रहा। इसके अलावा ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, उन्हें कोई स्मेल स्पेसिफिक आना स्टार्ट हो जाएगी जो बाकी लोगों को नहीं आ रही। इसके अलावा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, उन्हें कुछ आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी जो बाकी लोगों को नहीं फील हो रही। अब ये वो वाली सिम्टम्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व लोगों को लगती हैं कि ये तो जिन्नात का असर है, ये तो जादू का असर है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई मेडिकल रीज़न रूल आउट होगी, दवाइयाँ दी है, उससे फ़र्क पड़ गया, तो इट मीन जिन्नात जादू का असर नहीं है, क्योंकि मेडिकल रीज़न हल हो गई है। अगर जिन्नात जादू का असर है तो हम डेफिनेटली रेफर करते हैं उन्हें किसी ट्रेडिशनल हीलर के पास, स्पिरिचुअल हीलर के पास। वहाँ से भी मसला हल नहीं हो रहा तो फिर वो आते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास कि फिर उनकी कोई कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, कोई ऐसा कॉग्निशन में मसला है जो हल नहीं हो रहा, तो वो फिर हम साइकोलॉजिकली थेरेपीज़ के थ्रू से या फिर मेडिकेशन के थ्रू से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि वो तीनों तरीक़ेकार पर अमल करें। हम लोगों को कहते भी हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई ट्रेडिशनल इशू है, रूहानियत वाला इलाज है, तो आप दोनों स्टार्ट रखें, आपको जिससे बेहतर फ़ायदा हो जाए। बट लोगों को ये समझना चाहिए कि किस वक्त पर कौन सा तरीका इलाज उन्होंने अपनाना है। ऐसा ना हो कि उनका पैसा भी बर्बाद हो, उनका वक्त भी बर्बाद हो। और कुछ हमारे इतने फेक ट्रेडिशनल हीलर्स हैं कि वो मार मार के बुरा हाल कर देते हैं कि जिन नहीं निकल रहा, बच्चे की रूह निकल जाती है, माजरत के साथ ऐसा हाल हो जाता है। तो ये वालिदैन को, हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, इधर लोगों को अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और वो अवेयरनेस डेफिनेटली हमने ही देनी है उन्हें कि तीनों तरीका इलाज हैं, तीनों को अपना कर देखें, जिससे आपको फ़र्क नज़र आता है, वो फिर चॉइस इज़ योर्स। अब आ जाए थोड़ा ज़ाती लाइफ की तरफ। डॉक्टर सालिया नसीब, अगर आज डॉक्टर ना होती, सेकंड ऑप्शन क्या था? नहीं, मुझे फर्स्ट डे से ही एक तो पता था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट ही बनना है। सेकंड थिंग, अगर मैं साइकोलॉजिस्ट ना होती तो मे बी मैं एजुकेशनल फील्ड में होती, मे बी मैं लेक्चरार होती या इस तरह की किसी फील्ड में होती। लेकिन डीप डाउन
जो इंटरेस्ट था वो यही था, अवेयरनेस देनी है। अब चाहे वो साइकोलॉजी की फील्ड में दी जाए कोई भी या हो। एजुकेशन की फील्ड हाँ। में दी जाए, तो मकसद तो ये था कि लोगों को हेल्प किया जाए, हेल्प करने वाली basically। इंफॉर्मेशन देनी है। खामोश तबा है या बातूनी है आम लाइफ में? आम लाइफ में मैं दोनों ही हूँ। मैं 50-50, देखती हूँ 50-50। एग्जैक्टली मैं कंपनी को देखती हूँ अच्छा। किस तरह के लोग मेरे यानी कि सामने जिस हैं। तरह की महफल हो उस हवाले उस से आप हिसाब से बिल्कुल उसमें मैं कैमोफ्लेज कर लेती हूँ। कर लेती हूँ। Exactly। बचपन में शरारती बच्चों में शुमार होता था या कि शरीफ बच्चों में? नहीं, मैं बहुत सहमी हुई बच्ची और बड़ी अपनी मामाज गर्ल थी कि अम्मी के बगैर कहीं नहीं जाना। शरारती बिल्कुल भी नहीं थी भी तो उन लोगों के साथ जो बहुत क्लोज हैं, सबके साथ बिल्कुल भी शरारती बड़ी शरारतें नहीं, नॉर्मल से जो रूटीन पे बच्ची हाँ, हैं ऐसा exactly। करते। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अब तक अधूरी हो? यही है ख्वाहिश कि लोगों के किसी तरह काम आ जाएं, कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दूं लोगों को कि डेली बेस के जो इश्यूज हैं, ख़ास ठीक तौर है। पर ख़वातीन के इश्यूज, लाइक ये जो घर के अमूमी झगड़े होते हैं, जो ख़वातीन घरेलू पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती हैं, उन्हें इतनी अवेयरनेस प्रोवाइड कर दूं कि वो इन इश्यूज से निकल कर ये देखें कि ज़िंदगी में और बहुत बड़े बड़े मकासद हैं, उन्हें हकीकत। अपनी पहचान हो जाए, वो लोगों के काम आए, ना कि लड़ाई झगड़े में खुद को इन्वॉल्व रखें। तो ये डीप डाउन एक विश है। लास्ट पे ये है कि कोई अपने शोबे के हवाले से लोगों को पैगाम देना चाहें? अच्छा, बिल्कुल मैं पैगाम देना चाहूँगी आपके ARP के प्लेटफॉर्म के थ्रू कि लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि हर मसला खुद से हल करने वाला नहीं होता है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि तरीका इलाज दो तरह से होता है, या तो आप खुद में हिम्मत तलाश कर लें, अगर खुद में हाँ, हिम्मत नहीं है बिल्कुल। तो ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान को तलाश कर लें। खुद से अपनी अंदर की जंग को ना लड़ें, दिलो दिमाग की जंग से थोड़ा सा निकलें, देखें कि क्या इशू आ रहा है, कौन प्रोफेशनल है, किसके पास हम जा सकते हैं हेल्प के लिए। तो हेल्प के स्टिग्मा को ख़त्म करें, टेबल कॉन्वर्जेशन बनाएं, इसको मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करना, जिस तरह हम नज़ला ज़ुकाम बाकी जिस्मानी मसाइल के ऊपर बात करते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आप डीप डाउन बर्नआउट का शिकार हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि लोग ये ना समझ लें कि मैं पागल हो रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ तो मैं तो पागल हो गया हूँ। इस फिनोमिना से बाहर निकलें। अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, आप खुद बेहतर होंगे तो आप दुनिया को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अगर आप खुद बेहतर नहीं है तो फिर आप क्या ही लोगों को चला लेंगे। तो इस चीज़ को समझे कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। खुद भी अवेयर हों, आपके आसपास अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं तो उन्हें भी अवेयर करें कि आपको जो इश्यूज़ हैं इसके हल मौजूद हैं। आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जा सकते हैं, आप थेरेपी ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी। डॉक्टर साहब आप आई, यकीन करें बहुत सारी ऐसी बातें जिनका मुझे भी नॉलेज नहीं था, आपके आने की वजह से मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ। और मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो हमारा प्रोग्राम देखेंगे उनको भी बहुत ज़्यादा आपके हवाले से अवेयरनेस मिलेगी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि गाय बगाए जब आप फ्री हों चक्कर लगाया करें, ज़रूर, लोगों को अवेयरनेस दें। ठीक है, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पर मैं लोगों को इस हवाले से बता सकूं कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है। मदद लेना उनका पूरा हक है, मदद प्रोवाइड करना हमारा राइट है। वो अपने हक़ाइक़ को जान लें तो हम अपने फ़राइज़ को जान लेंगे, और आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू तो हम बेहतर तरीके से लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।